स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी कोच। और आपको पता है कि हमने अभी एक चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे हो। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी कोच। और आपको पता है हमने अभी स्टार्ट किया था चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ बायोलॉजी से, क्लास 11th, द लिविंग वर्ल्ड। और अब हम, जैसे मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट सेशन में हम अपने जितने भी टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे, और सेकंड सेशन के अंदर हम कंप्लीट करेंगे टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, यानी कि टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि उनके बिना हमारा ये यूनिट है वो कंप्लीट होगा ही नहीं। तो ऐसे ही हम हर एक यूनिट में करेंगे, जितने भी हमारे चैप्टर्स होंगे कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट सेशन में, सेकंड सेशन में हम अपने जो टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस है उनको भी कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पे अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको डील करेंगे। तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई क्यों करते हैं। तो क्या रीज़न है कि हम जो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसका क्या मेन कारण है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो ये कुछ रीजन्स है जिसके कारण इसको क्लासीफाई करें। फर्स्ट इज द इजी आइडेंटिफिकेशन। सो नेचुरल सी बात है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम इनको क्लासीफाई कर रहे हैं, तो इससे क्या, क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि हम बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। जैसे हमने बोला रिप्टाइल्स, तो रिप्टाइल्स एक क्लास आ गई, तो रिप्टाइल्स जैसे हमारे दिमाग में आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि रिप्टाइल का मीनिंग ये होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रेंगने वाले होंगे, उनके कुछ फीचर्स होंगे। इसी तरह से स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ अदर प्लेसेस, तो अगर हमने किसी और ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, तो हम किसी और जगह के ऑर्गेनिज्म को भी बड़े आराम से स्टडी कर सकते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल की स्टडी के लिए बड़ा मदद करेगी क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग हेल्प्स इन स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हाइल इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी इंडिविजुअली ऑल ऑफ देम। जैसे मैंने बोला था कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कितने 1.7 मिलियन, तो इतने ऑर्गेनिज्म को अगर हम इंडिविजुअली स्टडी करें तो क्या कर सकते हैं, नहीं। इसलिए हमने क्या कर दिया, इनकी क्लासेस बना दी। तो हमने बोला ये वाला इस क्लास से बिलोंग करता है, ये प्लांटी आ गया। फिर हमने प्लांटी के अंदर बोला कि कुछ हमारे पास क्या क्लास बना दिए, कैसे एल्गी बना दिया, हमने ब्रायोफाइट का बना दिया, फिर हमने जिम्नोस्पर्म्स की बात की, फिर हमने एंजियोस्पर्म की बात की, फिर टेरिडोफाइट की बात की, है ना। तो कहने का मतलब इस तरह से हमारे पास क्लासेस आती हैं, और इस क्लासेस से क्या होता है, हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में बड़े आराम से स्टडी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज थर्ड, इट ब्रिंग्स आउट सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। तो इससे क्या होता है, सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ जो होती हैं वो हम पता कर सकते हैं। तो इसी के बेस पे तो क्लासिफिकेशन होती है। तो ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन हम बोलते हैं कि वो सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के बेस पे होते हैं, और हम यहाँ से वो निकाल भी सकते हैं। दे हेल्प इन नोइंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। तो जो सिमिलर होंगे दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप, एंड द ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट belong to the same species, it means they possess the characteristics of different organisms। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में कुछ करेक्टर शेयर नहीं करते, हम उनको डिफरेंट ग्रुप में डाल देते हैं। एंड लास्ट इज द एवोल्यूशन ऑफ वेरियस टैक्सा कैन बी नोन। तो इससे हमें पता चलता है कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं इवॉल्व हुए हैं तो कैसे हुए हैं। तो हम इसी क्लासिफिकेशन से पता कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है। सो दीज आर द सर्टन कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हो। सो ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स है जो रिवील करते हैं कि ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई क्यों करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, वाई आर क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नो एंड देन। तो कहने का मतलब कि क्लासिफिकेशन अगर हमने एक बार कर दी तो फिर हम उसको बार बार टाइम टू टाइम हर ईयर या कुछ सालों के बाद चेंज क्यों करते हैं। तो ऐसा क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमें इनको क्लासिफिकेशन को टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। सो अगर हम सोल्यूशन की बात करें, फ्रॉम वेरी अर्लियर डे टिल नो बायोलॉजिस्ट यूज सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टर्स फॉर क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आपको भी पता है कि स्टार्टिंग में जो होता था वो बिल्कुल सिंपल वे में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे, तो उनके फीचर कुछ
थोड़े बहुत ही फीचर्स होते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते गए, हमने मॉर्फोलॉजी को भी स्टडी किया, मीन्स एक्सटर्नल करैक्टर को स्टडी किया, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन होना शुरू होगी, साथ ही साथ एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, फिर साथ ही साथ हमने देखा कि साइटोलॉजी मीन्स सेल के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करना शुरू किया, क्लासिफिकेशन। तो इट मीन्स क्लासिफिकेशन जैसे जैसे हमारी बायोलॉजी बढ़ती गई, सिस्टम बढ़ते गए, वैसे वैसे हमने इसको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को थोड़ा कम्प्लेक्स होना शुरू होगी। फिजियोलॉजी को देखना शुरू कर दिया, मीन्स बॉडी के अंदर जो जो अलग अलग फिजियोलॉजी होती है, जैसे हम रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इनको भी देखना शुरू कर दिया। ऑन्टोजेनी मीन्स हमारा एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, फाइलोजेनी फॉसिल्स वगैरह भी है ना, तो इस तरह से हमारी एवोल्यूशनरी लाइन जो होती है उसको देखना शुरू कर दिया। रिप्रोडक्शन के बेस पे बायोकेमिस्ट्री, यानी कि बायो हो गया लाइफ और केमिस्ट्री हो गया केमिकल रिएक्शन। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको भी स्टडी करने लगे क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए। इट मीन्स कि जब हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन काफ़ी सालों पहले, तब वो बिल्कुल सिंपल वे में थी, लेकिन जैसे जैसे साइंसेस बढ़ती हैं वैसे वैसे हमारी क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है वो भी चेंज होता जाता है। बट डे बाय डे biologists are learning something new about organisms from their fossil records and using advanced study techniques such as molecular phylogeny. So their point of view about classification keep changing. Thus the system of classification is modified every now and then. यानी कि हमें भी पता है कि हमारी साइंस जो है वो ज़्यादा एडवांस हो रही है। जैसे हम पहले माइक्रोस्कोप थे, उसके बाद हमारे पास जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए। अब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे इतनी ज़्यादा स्टडी करते हैं ना, मॉलिक्यूलर मीन्स सेल के अंदर जाके देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, ये सब कुछ बात करते हैं। इट मीन्स कि जैसे जैसे साइंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन है उसमें भी थोड़ा चेंज आएगा, और thus the system of classification is modified every now and then. तो दिस इज द मेन रीज़न बिहाइंड क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये था कि जैसे जैसे चेंज आएगा वैसे वैसे हम भी क्लासिफिकेशन सिस्टम को चेंज करेंगे। तो अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासीफाई पीपल्स दैट यू मीट ऑफन। तो कहते हैं कि आप कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे चूज़ करने में या क्लासीफाई करने में पीपल्स को दैट यू मीट ऑफन, जिसको आप कभी कभी मिलते हैं, आप मिलते रहते हैं। सो द वेरियस क्राइटेरिया दैट मे बी चूजन टू क्लासीफाई पीपल whom we met often includes behavior। हम बिहेवियर के बेस पे नेचुरल बात, आप क्लासिफिकेशन करनी है तो कोई ना कोई तो होगा ना क्लासीफाई करने के लिए। जियोग्राफिकल लोकेशन कि वो कहाँ पे रहते हैं उसके बेस पे, या फिर मॉर्फोलॉजी के बेस पे, एक्सटर्नल फीचर के बेस पे, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं किस तरह के उसके बेस पे, रिलेटिव्स के बेस पे, फ्रेंड्स के बेस पे। तो ये हमारा बेस रहेगा कि आप चूज़ करने का कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी पीपल को अगर हम क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये एक जनरल क्लासिफिकेशन होगी, है ना, टिपिकल या साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं है, जनरल क्लासिफिकेशन। तो आप भी अपने फ्रेंड्स को क्लासीफाई करते हो कि भाई ये वाला जो है ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, किस बेस पे वो बोलते हो, तो आप उसमें ये सारी चीज़ें नोट करते हो, वो कहाँ पे रहता है, कैसी लोकेशन में रह रहा है, कैसे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड कैसे, उसका बिहेवियर कैसा है, हर एक चीज़ को देख के हम फिर बोलते हैं लास्ट में कि भाई ये इस क्लास का जो स्टूडेंट है या इस क्लास का मेरा फ्रेंड है। लेकिन दूसरा बच्चा है वो आपको अच्छा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि जो आपने क्राइटेरिया सेट किया था वो उसमें सही तरह से नहीं बैठता। सो एक जनरल क्वेश्चन है कि आप व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल्स दैट यू मेट ऑफन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन। सो सिंपल की आइडेंटिफिकेशन से हमें क्या बेनिफिट होगा, सिंपल अगर वर्ड में बोलें तो अगर हम इसका आंसर सिंपल वर्ड्स में देखें तो इसका मीनिंग है या इसका आंसर है, सोल्यूशन है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उस आइडेंटिफिकेशन से हमें क्या पता चलता है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन से पता चलता है उसकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स हमारे पास ऑलरेडी क्या होती है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हमने बहुत सारी क्लासेस दी हैं, तो फिर हम उस ऑर्गेनिज्म की या उस पॉपुलेशन की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे उसको एक पर्टिकुलर क्लास में रखेंगे, कैटेगरी में रखेंगे। ओके, सो ये मदद करता है उसको एक पर्टिकुलर प्लेस में रखने के लिए। सो द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल or its whole population helps in identification of similarities and dissimilarity among the individual। तो सिंपल मैंने ये बोला कि हम डिसिमिलरिटी सिमिलरिटी के बेस पे क्या कर सकते हैं, उसको
सेम काइंड में या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में प्लेस कर सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू क्लैरिफाई द ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस कैटेगरीज, ओके, डिपेंडिंग अपॉन दी सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो इसी आइडेंटिफिकेशन के बेस पे जो पहला स्टेप है हमारा, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर प्लेस पे रख सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें, मान लो कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है, अब प्लांट की बात करते हैं, तो वो प्लांट क्या है, कुछ ऐसे फीचर शो करता है कि वो उसको वाटर भी चाहिए अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, उसको सॉइल भी चाहिए अपनी रूटीन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। तो कहेंगे तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको वाटर भी चाहिए और सॉइल भी चाहिए, वो एम्फीबियन टाइप का है, तो कहाँ प्लेस करें? तो वो जिम्नोस्पर्म में आएगा नहीं, एंजियोस्पर्म में आएगा नहीं, तो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो आएगा दैट इज, आप बोल सकते हो, ब्रायोफाइट के अंदर, ठीक है ना। तो वो बायोफाइट या ट्रिडोफाइट के अंदर कैटेगरी में आ जाएगा। तो इट मीन्स कि वो जो अगर ब्रायोफाइट में आया है, क्यों? क्योंकि उसने फीचर वैसे शो किए, उसने सिमिलरिटी शो की। सो इसी तरह से हम उनको एक पर्टिकुलर क्लास में। फिफ्थ क्वेश्चन इज गिवन बिलो द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटन नेम, ओके। मैंजीफेरा इंडिका और मैंजीफेरा इंडिका, इन दोनों में से आपको बताना कि कौन सा सही होगा। तो एक आ गया हमारा ये वाला और एक आ गया ये वाला। तो अगर हम बात करें, तो अगर एक्चुअली में बात करें तो ये दोनों ही हमें थोड़े से गलत लगते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें मैंजीफेरा इंडिका, तो हमने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में कि जब भी आप जीनस लिखते हो तो उसका कैपिटल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, कैपिटल है, लेकिन मैंने बोला था उसका जो स्पीसीज होता है उसका जो होता है वो स्मॉल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये भी कैपिटल है। इसमें ये जो हमारा नाम है ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखें, यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल है और यहाँ पे क्या, ये स्मॉल है। तो अकॉर्डिंग टू बुक आप देखोगे तो आपको यहाँ पे टिक लगेगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन हैं। लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से बात करूं तो हमारा ये एक्चुअल में होना चाहिए जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए, एक अंडरलाइन भी होना चाहिए, इस तरह से एक सेपरेट अंडरलाइन भी। तो जब भी आप कभी भी देखोगे, हाँ अगर बुक में होगा तो आप इसको टिक करोगे, लेकिन अगर ऐसा आपको बोला गया लिखने को तो मैंजीफेरा इंडिका लिखने के बाद आपको इसको नीचे दोनों को एक सेपरेट अंडरलाइन भी करना है। सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, ओके। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, सो डिफाइन ए टैक्सॉन। तो पूरा एक मैंने क्वेश्चन, अब इनको बाबा डिस्कस तो नहीं करेंगे। अगर आपने नहीं इसको कभी समझा तो मेरे पीछे जो वीडियोस हैं आप उनमें जाके जरूर देखें, तो आपको पूरा पता चल जाएगा टैक्सॉन क्या है। तो टैक्सॉन गिव सम एग्जांपल ऑफ टैक्सॉन एट डिफरेंट हायरार्कियल लेवल। तो ये मैंने पूरा वीडियो विद, आप बोल सकते हो, एक इसमें मैंने पिरामिड टाइप भी बनाया था, तो आप जाके देखें ये वीडियो में, इसमें पता चल जाएगा। तो इसको खाली डिफाइन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलो डेफिनेशन की बात करते हैं, टैक्सॉन क्या होता है। ए टैक्सोनॉमिक यूनिट इज इन द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सॉन। तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल यूनिट जो होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका जो यूनिट है हम उसको टैक्सॉन का नाम देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये टैक्सॉन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैटेगरीज आ गई, तो जीनस एक कैटेगरी आ गई है ना, हम बात है फैमिली एक कैटेगरी आ गई, इस तरह से मतलब ऑर्डर, तो ये सारे क्या है, ये एक टैक्सॉन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं इंसेक्ट है, जैसे यहाँ पे लिखा है इंसेक्ट फॉर्म ए टैक्सॉन, तो इंसेक्ट जितने भी इंसेक्ट हैं दुनिया के वो सारे के सारे एक ग्रुप आ गया, तो उस ग्रुप को आप क्या बोल सकते हैं, सो दिस इज ए टैक्सॉन, ओके। सो टैक्सॉन ऑफ क्लास कैटेगरी फॉर बर्ड्स इज एव्स, टैक्सॉन ऑफ फाइलम कैटेगरी फॉर वर्ड इज कॉर्डेटा। तो इस तरह से इनको बताया कि, तो मैं फिर बोलूँ, इसको पूरा वीडियो है उसको आप जाके देखिए ताकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बच सकता है। 7th क्वेश्चन इज कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो अभी हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, अब हम देखेंगे इसमें 3 कैटेगरीज लिखी हैं, तो आपको एग्जैक्ट बताना है कि इसमें क्या है। तो इसके लिए मैंने फिर बोलूँगा कि मेरे पास एक वीडियो मैंने जो बनाई हुई है उसमें मैंने आपको यहाँ पे निमोनिक्स की मदद से भी बताया था किस तरह से आप इसको लर्न रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत सारी कन्फ्यूजन काज करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो छोटा बेसिक यूनिट है वो क्या है हमारे पास, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास लिखा हुआ है स्पीसीज, फिर लिखा है ऑर्डर, फिर लिखा है फाइलम, फिर लिखा है इन्होंने किंगडम। तो आपको भी पता है कि स्पीसीज के साथ क्या होता है, जीनस आता है, स्पीसीज के साथ हमेशा क्या आता है, जीनस। इसका मतलब कि ये वाला तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे तो ये सीधा डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया आगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे है जीनस, फिर आ गया स्पीसीज, नहीं, ओके, फिर आया हमारा ऑर्डर, किंगडम।
तो ये भी थोड़ा सा पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो हम इसको भी क्रॉस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दैट इज स्पीसीज, और स्पीसीज के आगे क्या होता है जीनस। तो स्पीसीज क्या है बेसिक यूनिट, सबसे छोटा। उसके बाद क्या होता है जीनस, जीनस के बाद क्या आएगा दैट इज ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद क्या आएगा दैट इज फाइलम। तो ये जो है इन तीनों में से हमें जो लगता है एग्जैक्ट आंसर होगा। सो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज स्पीसीज, देन जीनस, then order and then phylum. So 8th question is try to collect all the current accepted meaning for the word species. Discuss with your teacher the meaning of species in case of higher plants and animals on one hand and bacteria on the other hand. तो अगर आप यहाँ पे स्पीसीज की डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी सबके लिए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है बैक्टीरिया के लिए, तो हम वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इसको। तो अगर हम बात करें स्पीसीज है क्या, तो स्पीसीज की डेफिनेशन होती है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर सेम कैरेक्टर्स एंड दे रिप्रोड्यूस विद वन अनदर, यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जो शेयर्स करते हैं कैरेक्टर्स और वो आपस में रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। सबसे मेन फीचर जैसे ह्यूमन की बात करें तो दुनिया का कोई भी इंसान होगा, कैसी भी कैटेगरी का होगा, किसी भी कलर का होगा, कास्ट का, रिलीजन का होगा, लेकिन वो आपस में कैरेक्टर शेयर करते हैं, साथ में रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। चाहे वो कहीं अमेरिका का है, रशिया के साथ मैरिज करता तो भी आगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, किसी से भी। तो हम बोलते हैं कि ह्यूमन सारे एक ही कैटेगरी में, एक ही टैक्सोन में आगे कैटेगरीज के अंदर। तो इसका मतलब स्पीसीज जो होती है, स्पीसीज ऑक्यूपाई ए की पोजीशन इन क्लासिफिकेशन, करेगी बिल्कुल। तो ये बेसिक कैरेक्टर है, तो यही हमारा टैक्सोनॉमी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज़ द लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, मैंने पहले बोला क्योंकि इससे ऊपर आती है जीनस, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो इट इज़ नेचुरल पॉपुलेशन, it is a natural population of individuals or group of population which resemble one another। तो यानी कि तो ये मैंने डेफिनेशन बोल दी कि ये ऐसा ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का जो अपने पॉपुलेशन जो होती है उनके आपस में ऑर्गेनिज्म अपने शेयर करते हैं सेम फीचर्स in all essential morphological and reproductive characters so that they are able to interbreed freely। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, interbreed freely। तो मीन्स ये ऑर्गेनिज्म आपस में शेयर तो करेंगे कैरेक्टर, लेकिन वे आपस में रिप्रोडक्शन बड़े आराम से कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो आप खुद देखो कोई भी डॉग है तो वो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड करते हैं, उनके आगे बच्चे भी होते हैं, कैट है, सभी के सभी। तो ये सारे के सारे एक स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। ईच स्पीसीज इज आल्सो कॉल्ड जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, किससे दूसरों से, एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नेचुरल पॉपुलेशन। अब ह्यूमन जो है डॉग से थोड़ी मिलते हैं, जब किसी और एनिमल से थोड़ी मिलते हैं, वो जेनेटिकली डिफरेंट है फ्रॉम अदर स्पीसीज। तो ऐसी ही एक मेयर ने जो डेफिनेशन दी थी 1964 में, वो कहते हैं एक ग्रुप ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियली इंटरब्रीड पॉपुलेशन, मीन्स एक ऐसी पॉपुलेशन जो आपस में एक दम रखती है, या आप में एक प्रॉपर्टी है उनके पास कि वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, एंड दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। तो आप कभी सुना ही नहीं होगा कि कभी डॉग और कैट की आपस में इंटरब्रीडिंग हुई है, या उन्होंने रिप्रोडक्शन करके किसी नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया। वाई? बिकॉज दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, वो एक दूसरे से अलग है, बिकॉज दे आर डिफरेंट ग्रुप, बिकॉज दे आर डिफरेंट स्पीसीज, वो डिफरेंट स्पीसीज है। अब बात आ गई है, अब हम अगर हायर प्लांट्स की बात करें, जो क्वेश्चन है, जो एनिमल्स की बात करें, सो द टर्म स्पीसीज रेफर टू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर एबल टू इंटरब्रीड, वो सेम ऊपर वाली बात, फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। लेकिन अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, मैंने बोला और एनिमल्स और प्लांट्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया जो हैं अब उनमें तो इतने सिंगल सेल हैं, उनमें इंटरब्रीडिंग तो होती नहीं है। तो यहाँ पे इंटरब्रीडिंग नहीं होगी, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। आप उस ऑर्गेनिज्म को किस तरह से आप क्लासीफाई करोगे, है ना, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो उस केस में बोल रहे हैं, इस केस में क्या हो सकता है कि अगर बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते सेक्सुअली, क्योंकि उनके अंदर कॉन्जुगेशन होता है, ये एक अलग मोड होता है रिप्रोडक्शन का, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसडक्शन होती है, तो ये रिप्रोडक्शन के मोड हैं। अभी इनको अलग से हम लेंगे, विच आर टर्म्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया सिंगल सेल है, तो उनके अंदर एग एंड स्पर्म तो प्रोड्यूस नहीं होते, लेकिन ये एक सेक्सुअल मोड होता है, जैसे सेक्सुअल की तरह दिखता है, लेकिन एक्चुअल में सेक्सुअल ये रिप्रोडक्शन नहीं होती है। also do not correspond to interbreeding, ना ही इनके अंदर इंटरब्रीडिंग होगी। सो फिर क्या होगा, thus for bacteria many other characters such as molecular
बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी बोल सकते हो, कि मीन्स उनके आपस के फीचर जो मॉलिक्यूलर जो बेसिस है, मीन्स उनके डीएनए आपस में मिलता ही नहीं है कि ये बैक्टीरिया डीएनए से बना हुआ है, ये किसी और चीज़ से बना हुआ है। तो मैं उन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं जहाँ उनके बॉडी के अंदर कैसी रिएक्शंस हो रही हैं, उनकी फिजियोलॉजी कैसी है, उनकी इकोलॉजी है ना, इन्वायरमेंट है, किस तरह की रिएक्शन शो कर रहे हैं, उनके बाहर के करैक्टर्स कैसे हैं, क्या पता किसी के ऊपर कैप्सूल की लेयर हो, किसी पे ना हो, ऐसा कुछ भी फीचर हो सकता है जो उनको क्लासीफाई करने में मदद करेगा। यानी कि वहाँ पे हम ऑन द बेसिस रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ऑन द बेसिस ऑफ दीज फीचर्स हम उनको क्लासीफाई करते हैं। तो ये था कि हायर प्लांट के अंदर हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन मैच करिए, लेकिन लोअर जो यूनिसेलुलर जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, तो उनके लिए हमारे पास ये सारे फीचर्स हैं, ये सारा बेस होगा, जिसके बेस पे हम क्या करेंगे, उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर एंड जीनस। तो इसकी पूरा एक लेक्चर है मेरा, आप उसको प्लीज़ देख सकते हो। इसको बार बार डिस्कस करके टाइम थोड़ा सा निकल जाएगा हमारा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम इसको छोड़ते हैं, आपको वहाँ से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज illustrate the taxonomical hierarchy with suitable example of a plant and an animals। तो हायरार्की मैंने बताया था, ये भी हमने वीडियो की थी, हायरार्की टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है। तो मैंने बोला था कि जो अरेंजमेंट होता है, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टेक्स्टा इन ए हायरार्किकल ऑर्डर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो मैंने बोला था कि हमारा जो एक मैंने पिरामिड बनाया था पूरा, उसमें बताया था कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, फिर हमने एक पूरा बनाया था कि सबसे पहले क्या होगा, स्पीसीज होगा, फिर क्या आएगा, जीनस, फिर क्या आएगा, ऐसे आगे चलते जाएंगे, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इस तरह से हमने पूरा का पूरा एक बनाया था। सबसे बेसिक लेवल पे क्या होता है हमारे पास, दैट इज स्पीसीज, फिर हम देखेंगे आगे क्या होगा, जीनस, फिर आगे देखा था क्या होगा, दैट इज फैमिली, फिर हमने देखा था ऑर्डर, है ना, इस तरह से हमने देखा था आगे क्लास, फिर हमें किंगडम वगैरह। तो इट मीन्स कि हमारा जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने पूरा का पूरा एक टैक्सोनॉमी कैटेगरीज को हमने क्लासिफाई किया था, हम इसी को हायरार्की का नाम देते हैं। सो द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा इन ए हायरार्की ऑर्डर, ये सारे टैक्स हैं, ये हम जितने देख रहे हैं सारे टैक्स हैं। जब हम इनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाते हैं तो उस ऑर्डर को ही नाम देते हैं, दैट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। द हायरार्की इंडिकेट वेरियस लेवल ऑफ किनशिप। तो यहाँ से पता चल जाएगा, जैसे यहाँ से पता चलेगा कौन किसके बाद आएगा, है ना, कौन सा इसका इसके साथ क्या रिलेशन, इसका क्या रिलेशनशिप है। अब सिंपल सी बात है, तो बेसिक लेवल पे कौन है, दैट इज स्पीसीज, और हायर लेवल पे कौन होगा, दैट इज किंगडम, है ना। तो इस तरह से यहाँ से हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है। द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ कैटेगरीज डिक्रीज फ्रॉम लोएस्ट रैंक टू हाईएस्ट रैंक। ध्यान से देखना, जैसे हम मान लो कि हम बात करेंगे किंगडम की, तो किंगडम के अंदर जैसे किंगडम आ गया एनिमलिया। अब एनिमलिया में हमारे पास एलिफेंट भी एक एनिमलिया में आ रहा है, एलिफेंट। और दूसरी साइड हम देखेंगे इंसेक्ट, मान लो एक इंसेक्ट की बात करते हैं, तो इंसेक्ट भी किस में आ रहा है, एनिमलिया में। अब दोनों के अंदर आप सिमिलरिटी देखो कितनी है ही नहीं, बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा। इंसेक्ट कहाँ पे और एलिफेंट कहाँ पे। इट मीन्स जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, किंगडम से ऊपर आगे जाएंगे, जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो सिमिलरिटी भी बढ़ती जाएंगी। अब हम जीनस से स्पीसीज की बात करते हैं, तो एक साइड हमने देखा किंगडम और दूसरी साइड देखते हैं स्पीसीज। तो अगर हम स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज में हमारे पास आगे ह्यूमन। अब ह्यूमन चाहे कोई भी ले लो आप, कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी होगी। आप एक इंडियन ले लो, एक अमेरिकन ले लो, आप नीग्रो ले लो, कोई भी ले सकते हो। तो आप वहाँ पे देखोगे तो सिमिलरिटी ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू एलिफेंट एंड इंसेक्ट। वाई? बिकॉज दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हायरार्की। क्योंकि जो हायरार्की में एक हाई लेवल पे और एक लो लेवल पे है, उनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो जितना ज़्यादा हम स्पीसीज की तरफ आएंगे उतना सिमिलरिटी बढ़ेगी, और जितना स्पीसीज से हम कहाँ जाएंगे, किंगडम की तरफ जाएंगे, उतना ही हमारा जो सिमिलरिटीज़ है वो कम होती जाएंगी, डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे। सो ये था हमारा कि एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है। अब इन्होंने बोला कि एक प्लांट और एनिमल के अंदर इसी चीज़ को अपने एक्सप्लेन करना है। एक प्लांट और एनिमल की एग्जांपल देके आपको बताना है कि इनके अंदर किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम हायरार्की को शो कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो एक हमने कोई प्लांट ले लेते हैं, उसको हमने क्लासिफाई करना है, हायरार्किकल जो रैंक है उसके अकॉर्डिंगली हमें उसको प्लेस करना है। तो सबसे ऊपर क्या था, किंगडम। तो किंगडम पता ही अब क्या होगा, प्लांट ही, क्योंकि वीट क्या है, प्लांट से बिलोंग करता है। अब बात आती है प्लांटी में हमारे पास अलग अलग तरह के प्लांट हैं। तो अब
कि डिवीज़न क्या होगा। डिवीज़न में हमारे पास ये आ गया एंजियोस्पर्म। क्यों? क्योंकि ये जो वीट होता है ये फ्लावरिंग प्लांट में आता है, और जो फ्लावरिंग प्लांट है वो एंजियोस्पर्म जो है उसको बिलोंग करते हैं। अब हम और आगे जाएंगे, क्लास, इसकी क्लास कौन सी है। तो अब क्लास की बात करें, ये मोनोकोटिलीडनी है। तो मोनोकोटिलीडनी जो है उसका मतलब हमारे पास डाइकोटिलीडनी भी होती है। तो डाइकॉट में जब भी आप मुंह में उस सीड को डालो वीट के और जोर से दबाओगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर डाइकॉट का होता तो उसको मुंह में डालते तो जरूर वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता। जैसे आपने राजमाश या फिर कोई भी बीन्स देखते हो उनको मुंह में डाल के दबाओगे उसके दो पीसेस बराबर कट जाते हैं। तो एक फीचर है ये कि हम इसको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। सो इसके अंदर एक ही कोटिलीडन है, इसलिए इसको मोनोकोटिलीडनी का नाम दिया गया है। हम बात करेंगे ऑर्डर। सो ऑर्डर एक पोएल्स है। हम फैमिली की बात करेंगे जब पोएसी, तो हम बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमने इसको पूरा आगे तक लेके जाना है। जीनस की बात करेंगे ट्रिटिकम, है ना, और स्पीसीज की बात करेंगे एस्टिवम। सो ये जैसे से हम आगे बढ़ते आएंगे इनके जो कैरेक्टर जो फीचर्स हैं सॉरी जो सिमिलरिटी है वो भी बढ़ती जाती है। सो दिस इज द हायरार्किकल लेवल ऑफ वीट। तो हम वीट को इस तरह से पूरा स्पीसीज से किंगडम तक किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं ये हमारे पास आ गया। ओके, अब आप बात करोगे एंजियोस्पर्म में खाली एक ही थोड़ी होगा, एंजियोस्पर्म में और बहुत सारे हैं। मोनोकोटिलीडन में खाली यही थोड़ी आता है ट्रिटिकम एस्टिवम, नहीं, जियामेज भी आता है। ओके, और भी बड़े सारे प्लांट्स होंगे जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे हम आगे चलते जाएंगे हम स्पेसिफिक होते जाएंगे। सो दिस इज एज फार एज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इज कंसर्न। तो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल में हम किसकी बात करें, दैट इज हाउस फ्लाई। अब हाउस फ्लाई है, सिंपल सी बात है, कौन सा किंगडम होगा ये तो आपको पता चल गया होगा, दैट इज एनिमिलिया। अब एनिमिलिया में हाउस फ्लाई किस फाइलम से आता है, दैट इज कॉर्डेटा से। ओके, अब हम बात करेंगे इसमें क्लास कौन सी है, इंसेक्ट है तो इंसेक्टा क्लास आ गई। ओके, और इसका ऑर्डर कौन सा है, दैट इज डायप्टेरा। ओके, अब हम बात करेंगे कि फैमिली कौन सी है, दैट इज म्यूसिडाए। और हम बात करेंगे जीनस कौन सा है, म्यूसा, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसकी आगे हम बात करेंगे स्पीसीज की। स्पीसीज कौन सी आ गई, दैट इज डोमेस्टिका। तो ये हमारे पास आ गया एनिमल जो हैं उनको हम किस तरह से स्पीसीज से लेके ऊपर तक लेके जा सकते हैं हायरार्किकल रैंक में। सो ये हमारे पे कुछ क्वेश्चन थे जो टेक्सचुअल हमने आज डील किया है। तो अगर आपको लगता है कि हमारा अच्छा चल रहा है, इस तरह से आपको समझ आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में कुछ आप अपना कमेंट करें, अपने व्यूज़ रखें, ताकि मैं आगे जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना वो उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको लगता है कि इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी मोटिवेशन के लिए। और साथ ही साथ आप जो भी हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे वीडियोज़ हैं, उनको आगे शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर मैं मोटिवेट होता हूँ तो मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको वीडियोज़ आगे आपके लेके आऊँगा। तो थैंक यू।